बनाते हैं, है ना। एक एक्टिविटी का नाम है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरी का नाम है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और तीसरी का नाम है फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, एक एक्टिविटी है हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एक है हमारे पास फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अगर मैं बात करता हूं बैलेंस शीट को लेकर, तो बैलेंस शीट के अंदर क्या आता है, देखो यहां देखो, जैसे ये मेरी बैलेंस शीट हो गई, यहाँ आपको फिक्स एसेट देखने को मिलती है, करंट एसेट देखने को मिलती है, इधर आपको शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स देखने को मिलते हैं, और शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और करंट लायबिलिटी देखने को मिलती है। ठीक है, ये चीजें हमें बैलेंस शीट में देखने को मिलती है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी की मैं बात करूं तो इसमें से करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में चली। समझते चले जाना एक बार वर्ड्स को ध्यान से, पहले मैं मोटा मोटा बता रहा हूं कि हम भेजते कहां पर है, ट्रांसफरिंग की बात कर रहे हैं, उसके बाद ये क्या होती है, इसमें ये चीजें क्यों आती है, वो सारी बातें मैं बताऊंगा, सुनते चले जाओ। क्वेश्चन का दायरा शायद हम क्वेश्चन कल से ही स्टार्ट कर पाएंगे, आज का तो हमारा 1 घंटा केवल बेसिक में चला जाएगा, कल का भी चला जाए तो कुछ भी अंदाजा नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसका बेसिक्स बहुत ज्यादा है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हमारी करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज आ गई। करंट असेट्स क्या होती हैं आपको पता है, जैसे स्टॉक, डेटर, ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। देखो ध्यान से देखना, एक्चुअली हमारे पास 2 तरह के एक्सपेंस होते हैं, एक तो प्रीपेड एक्सपेंस, एक प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। ध्यान से सावधानी के साथ एक एक बात को बड़े डीप तरीके से समझते चले जाओ। जो जो थीम मैं यहां बता रहा हूं उसी थीम को आप यहां उतारते चले जाओ अपनी नोटबुक के अंदर और सुनते भी जाओ मेरे शब्दों को। एक्सपेंसेस हमारे बेसिकली 2 तरह के होते हैं, एक होता है जो हमारे कैश फ्लो को टारगेट करेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस, और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये दोनों ही सेम से वर्ड हमें लगते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे, आप उसको करंट एसेट्स की तरफ कंसिडर कर लोगे, ये करंट एसेट्स यहां पर आ जाएगी। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को अभी आप थोड़ी देर के लिए होल्ड पर डाल दो। तो यानी कि अगर मैं बात करता हूं तो प्रीपेड एक्सपेंसेस और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दोनों बिल्कुल डिफरेंट पार्ट हैं। ठीक है, अगर मैं नॉर्मली ओवरव्यू बात करता हूं तो प्रीपेड एक्सपेंसेस और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ये दोनों ही हमारे बिल्कुल ऑफ ट्रैक शब्द हैं, इनमें किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। ठीक है, स्टॉक, डेटर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। उसके अलावा आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करो, कैश, बैंक, तो इनकी ट्रांजैक्शन हम अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर फिलहाल नहीं करते। धीरे धीरे समझते जाओ सावधानी से मैं क्या क्या बात कर रहा हूं। करंट असेट्स के अंदर स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इन्वेंट्री भी हमारे स्टॉक का ही पार्ट हो जाती है। अगर मैं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू में बात करता हूं करंट लायबिलिटी के बारे में, तो करंट लायबिलिटी के बारे में आपको पता है जैसे हमारे क्रेडिटर, यहां पर बीआर भी आते हैं, बिल रिसीवेबल, क्रेडिटर, बिल पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इस तरह की कुछ चीजें हमारी यहां पर आती हैं। मैं इस कैश के वर्ड को फिलहाल के लिए हटा देता हूं। ये हो गया हमारा बीआर। उसके बाद यहां पर बात करता हूं मैं एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम, यहां पर मैं बात करता हूं अनएक्रूड इनकम के बारे में, या फिर इसका दूसरा नाम है इनकम रिसीव इन एडवांस। जो भी पॉइंट क्लियर ना हो वो समझते चले जाना, पूछ लेना, बट ब्लैंक मत बैठना। ये मैं भी फिलहाल करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज के नाम लिखवा रहा हूं आपको कि करंट असेट्स के अंदर स्टॉक, डेटर, प्रीपेड एक्सपेंसेस, बिल रिसीवेबल, एक्रूड इनकम, है ना। करंट लायबिलिटीज के अंदर क्रेडिटर, बिल पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनएक्रूड इनकम और इनकम रिसीव इन एडवांस। ये वो पॉइंट्स हैं जो ज्यादातर हमारे क्वेश्चन के अंदर सर्कुलेट किए जाएंगे। तो मैंने बड़े बड़े और मोटे मोटे शब्दों का ही आपके सामने प्रेजेंटेशन दिया है, ये वर्ड आपके सामने प्रेजेंट कर दिए जाएंगे। जहां तक किसी भी बच्चे को परेशानी हो तो वो मुझे मैसेज कर दे, अदरवाइज मैं आगे रन कर रहा हूं।
ठीक है, चलो अब मैं यहां से बात हटा दूं ये चीजें, क्योंकि हम प्रॉपर अपने काम से काम कर रहे हैं, ठीक है ना। किसी भी बच्चे को कैसा भी कोई डाउट हो, बेझिझक मैसेज से पूछ लेना, बट स्टिल ब्लैंक मत बैठना। बैलेंस शीट के आधार पर मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ये बैलेंस शीट है, सपोज फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स होती हैं। तो फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स को ठिकाने लगा दिया मैंने, सॉरी, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी की तरफ ट्रांसफर हो गई। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आती है हमारी फिक्स्ड एसेट्स। कौन सी एसेट्स? फिक्स्ड एसेट्स। अब फिक्स्ड एसेट्स आपको पता है, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, गुडविल परचेज, ठीक है, फर्नीचर, ये सब चीजें हमारी हम फिक्स्ड एसेट्स के अंदर काउंट करते हैं। केवल फिक्स्ड एसेट्स, इस बात का विशेष ध्यान रखना मैं क्या शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, फिक्स्ड एसेट्स, नॉट करंट एसेट्स। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी दैट्स विल बी ट्रांसफर इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फिक्स्ड एसेट्स दैट्स विल बी ट्रांसफर इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। बट अब फिक्स्ड एसेट्स चली गई यहां पर, अब आपके पास क्या अमाउंट रह गया? शेयर कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस रिजर्व, और रिजर्व के अंदर केवल सिक्योरिटी प्रीमियम, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स या शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स को भी आप काउंट, बोरोइंग्स को भी काउंट करोगे आप, रिजर्व में सिक्योरिटी प्रीमियम। अब रिजर्व पर आ जाओ। रिजर्व की मैं बात करता हूं तो रिजर्व हमारे कई तरह के होते हैं, जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। वैसे कह रही है हम कंपनी अकाउंट की बात करें, शब्दों को हटा दो। डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, ठीक है। टी डेवलपमेंट फंड, साइट रेस्टोरेशन फंड, चिल्ड्रन फंड, चिल्ड्रन फीस फंड वगैरह वगैरह जो भी है, चैरिटी फंड मान लो इसको। कहने का मतलब ये है, केवल इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम को आप इग्नोर कर दो, सिक्योरिटी प्रीमियम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में चला जाएगा। बाकी जितने भी रिजर्व्स हुए वो सब हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी की तरफ चले जाएंगे। कहां जाएंगे वो मैं बता दूंगा। फिलहाल अभी आप केवल ये देखो कि जो हमारे सामने बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है, जो हमारे सामने बैलेंस शीट होती है, उस बैलेंस शीट के अंदर से कौन सी चीजें कहां आती हैं, पहले हमें ये चेकआउट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। करंट असेट्स, करंट लायबिलिटीज आपने ऑपरेटिंग पहुंचा दी, फिक्स्ड एसेट्स आपने पहुंचा दी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर, शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, सिक्योरिटी प्रीमियम, ये आपने पहुंचा दिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर। ये केवल ट्रांसफरिंग बताई है मैंने अभी। यहां तक अगर इस ट्रांसफरिंग वाले शब्द में या वर्ड्स में किसी बच्चे को अगर कैसा भी कोई डाउट है तो मुझे बताओ, अदरवाइज मैं इसको रब करके आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। आओ ऑपरेटिंग एक्टिविटी के ऊपर, केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटी, केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटी को ध्यान में देखो। फाइनेंसिंग क्या होती है, इन्वेस्टिंग क्या होती है, उसे कुछ समय के लिए रोक लो, ठीक है। पहले इस पर आओ। देखो एक्चुअली हम लोग इस चैप्टर का नाम है हमारे का कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग जितनी भी बातें करेंगे वो किससे रिलेटेड करेंगे? हम कैश फ्लो से रिलेटेड। और कैश फ्लो का मतलब हो जाता है कि जितना भी मेरे पास कैश आया है, यानी कि कैश का इनफ्लो हुआ है, या जितना भी मेरे पास कैश का आउटफ्लो हुआ है, जितना भी मेरे पास कैश का इनफ्लो हुआ, जितना भी मेरे पास कैश का आउटफ्लो हुआ, हम वो सारी बातें हम इसके अंदर करेंगे। बट समस्या क्या है, हम उन आइटम्स को उठाते हैं जो कैश के है ही नहीं। भाई हमने अभी मैंने क्या बोला, इस चैप्टर के अंदर
कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब हो जाता है केवल उन ट्रांजेक्शन्स को ही रखो अपने पास जो ट्रांजेक्शन कैश से रिलेटेड है। समझना वर्ड को, एक शब्द को सुनते रहना। कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब हो जाता है कि केवल उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को अपने पास रखो जो ट्रांजेक्शन केवल और केवल कैश से रिलेटेड हैं। अब चाहे वो कैश से रिलेटेड में कैश की पेमेंट की बातें हो, चाहे वो कैश स्टेटमेंट में हमारी कैश रिसीव्ड की बातें हो, केवल कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन ही अपने पास रखी जाएंगी। बाकी जो ट्रांजैक्शंस कैश से रिलेटेड नहीं है उन्हें इग्नोर कर दो। ये छोटी बात बता रहा हूं मैं केवल अभी आपको, छोटी, बिल्कुल छोटी सी बात जो कैश को कनेक्ट करके बता रहा हूं मैं, जो केवल मैं कैश को कनेक्ट करके बता रहा हूं वो क्या है कि केवल कैश वाली ट्रांजैक्शंस को ही अपने पास रखो। जो कैश की ट्रांजैक्शन नहीं है उन ट्रांजैक्शंस को कंपनी से बाहर कर दो, उन ट्रांजैक्शंस को कंपनी से निकाल दो। जस्ट लाइक दिस पॉइंट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं, ये मेरा एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है जो आपने उसमें बनाया था 11th क्लास के अंदर। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है जो आपने 11th क्लास में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर बनाया था। एक मिनट रुकना बेटा। ठीक है, अब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाया आपने तो इसका फॉर्मेट दिया था जैसे ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद यहां पर आती थी आपकी इनकम। अब इनकम चाहे मैं कैश की बात करूं चाहे मैं नॉन कैश बात करूं, ध्यान से सुनना, ठीक है, लिखते चले जाना इन शब्दों को। इनकम में भी चाहे मैं कैश की बात करूं चाहे मैं नॉन कैश की बात करूं मेरी इनकम यहां आ जाती है। अगर मैं एक्सपेंसेस की बात करता हूं तो जितने भी एक्सपेंसेस हैं, मैंने वर्ड लिखा देखो ऑल एक्सपेंस। अब जितने भी ऑल एक्सपेंसेस हैं, चाहे वो डेप्रिसिएशन के नाम से हो, चाहे वो इंटरेस्ट के नाम से हो, चाहे वो डिविडेंड के नाम से हो, चाहे हमने जनरल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करा हो, या कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो, या हमने रेंट पे किया हो, या हमने कोई मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया हो, ये सारे एक्सपेंसेस ऑल ऑल मतलब ऑल, ये सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद बेटा, अगर शालिनी अगर प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कर दो। ये हैंड रेज वाला जो ऑप्शन है इसके लिए आपको बोलना होगा। हेलो, इसका जो वो वॉइस नोट के लिए है, अगर आप मुझे वॉइस नोट देना चाहते हो तो वहां से बोलोगे आप। और अगर आपको कैसी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर दो, मेरे पास मैसेज पहुंच जाएगा आपका। वो मैसेज केवल मुझे ही सीन होगा, घबराओ मत। जो भी क्वेश्चन पूछोगे आप बेधड़क पूछो, वो केवल मुझे सीन होगा। मैंने सारी प्राइवेसी इस पे लगा रखी है और किसी को शो नहीं होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हम जो डिस्कशन कर रहे हैं, हमने ग्रॉस प्रॉफिट यहां लिखते थे हम, इनकम चाहे वो कैश वाली इनकम हो चाहे वो नॉन कैश की इनकम हो, टोटल इनकम यहां पर आ जाती है। अगर मैं एक्सपेंसेस की बात करता हूं तो एक्सपेंसेस में चाहे डेप्रिसिएशन हो, चाहे वो इंटरेस्ट हो, चाहे वो हमारा डिविडेंड हो, चाहे जनरल रिजर्व हो, चाहे कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो, चाहे मैंने कोई रेंट पे किया हो, चाहे मैंने कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया हो, या फिर चाहे मैंने रेंट रिसीव किया हो, चाहे मैंने इंटरेस्ट रिसीव किया हो, कुछ भी किया हो, सारे एक्सपेंसेस और इनकम को माइनस और प्लस करने के बाद, इवन टैक्स भी माइनस करने के बाद आपका नेट प्रॉफिट आ जाता है। यहां तक तो सबको पता है ये बात। यहां सर आप सही कह रहे हो, आप गलत नहीं कह रहे इस बात को। तो यहां तक तो आप मुझसे ये कहोगे नहीं कि सर आप गलत बता रहे हो, हमें ये कहोगे कि हाँ सर ये बात चीजें तो हमने पढ़ रखी है। तो यहां तो हम आपको जज कर सकते हैं कि आप बिल्कुल सही बात कह रहे हो। चलो, क्वेश्चन के अंदर आपको ये वाला प्रॉफिट दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर आपको ये वाला प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है। हमने इस क्वेश्चन के अंदर सभी एक्सपेंसेस माइनस करे हैं, ऑल एक्सपेंसेस की अगर मैं प्रेजेंटेशन डालता हूं तो मैं ये कह सकता हूं ऑल एक्सपेंसेस के बारे में, चाहे वो कैश एक्सपेंसेस हो
या फिर नॉन कैश एक्सपेंसेस हो, मैं ये कह सकता हूं मैं, चाहे वो कैश के एक्सपेंसेस हो चाहे वो नॉन कैश एक्सपेंसेस हो, हमने सारे ही एक्सपेंसेस माइनस किए हैं और सभी इनकम प्लस की है, चाहे वो कैश इनकम हो चाहे वो नॉन कैश इनकम हो। इस चैप्टर के अंदर हमें वो आइटम्स रखने हैं, वही ट्रांजेक्शन्स अपने पास रखनी है जो केवल और केवल कैश से रिलेटेड हैं, और जो ट्रांजेक्शन कैश की नहीं है उन्हें निकाल कर बाहर कर दो। यही हमें काम इस चैप्टर के अंदर करना है। हमें इस चैप्टर के अंदर काम क्या करना है, जो आइटम कैश से रिलेटेड है उनको तो रख लो, हम उनसे कुछ नहीं कह रहे। हम कहेंगे उन लोगों से जिनकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। समझना जरा मेरे शब्दों को, बिल्कुल ऑकवर्ड में बात कर रहा हूं। मैं उन लोगों को अपनी क्लास से बाहर निकालूंगा जिस क्लास, बोलो क्या कह रहे हो, हेलो बेटा, अगर वहां से बोलो ना मेरे पास क्या कहना चाह रहे हो। मेरे पास आपकी आवाज नहीं आ रही। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मैसेज कर दो मुझे, आपकी मुझे वहां से आवाज नहीं सुनाई दे रही। अगर हैंड रेस कर रहे हो तो हैंड रेस के लिए वॉइस नोट का ऑप्शन है वो, अगर हैंड रेस किया है आपने तो मेरे पास आपको वहां से पीछे से बोलना पड़ेगा, तब मेरे पास वो आवाज आएगी। लेकिन मैं यहाँ से ऑप्शन को आपको क्लिक कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी आप मुझे नहीं बोल पा रहे, तो शायद आप बोल नहीं रहे। मैसेज कर दो अगर कोई परेशानी आ रही है तो। मैं क्या कह रहा था, कैश फ्लो के अंदर हम केवल उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को अपने पास रखेंगे जो कैश से रिलेटेड हैं। जैसे मैं अभी एक बिल्कुल ऑकवर्ड वर्ड यूज कर रहा था, मैं अपनी क्लास के अंदर केवल उन्हीं बच्चों को बैठाऊंगा जिन बच्चों की वजह से कोई परेशानी नहीं है, और जिन बच्चों की वजह से परेशानी है मैं उन बच्चों को क्लास से बाहर कर दूंगा। अब वो परेशानी वाले शब्द कौन है परेशानी वाले जो हमारे इंसान हैं, वो परेशानी वाले लोग हैं या तो नॉन कैश लोग, या एक शब्द को अभी होल्ड में रख दो, दो लोग हैं हमारे हम परेशानी, जिन लोगों की वजह से हमें इस चैप्टर के अंदर परेशानी होगी, वो दो लोग होते हैं। एक तो नॉन कैश आइटम। अब आइटम में चाहे वो एक्सपेंसेस हो चाहे वो इनकम हो, या चलो मैं बता ही देता हूं आपको, तो हम इसको आप थोड़े 2-4-5 मिनट बाद डिस्कस कराऊंगा मैं डीपली, तो बट स्टिल फिर भी लिख लो आप। परेशानी हमें होगी, ध्यान रखना, मैं इस चैप्टर में से उन चीजों को निकाल कर बाहर कर दूंगा जिसकी वजह से मुझे परेशानी है। भाई मैं अपनी क्लास में से अगर जिन लोगों की वजह से मुझे परेशानी हो रही है मैं उन बच्चों को निकाल कर बाहर कर दूं तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, मेरा क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। ऐसे ही मैंने परेशानी को दो हिस्सों में डिवाइड करा है। पहली परेशानी है नॉन कैश आइटम की, चाहे वो नॉन कैश आइटम में नॉन कैश एक्सपेंसेस हो चाहे वो नॉन कैश आइटम में नॉन कैश इनकम हो। दूसरी परेशानी का कारण है नॉन ऑपरेटिंग आइटम। नॉन ऑपरेटिंग आइटम, अब आइटम में भी चाहे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो चाहे नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो। क्लियर, आइटम में भी चाहे नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो चाहे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो, हम उन आइटम्स को डिस्कस करेंगे। दो परेशानी होगी मेरे पास। अब अगर मुझे क्वेश्चन के अंदर से दोनों ही परेशानी को बाहर निकालना होगा। ऐसा नहीं है मैं केवल परेशानी नंबर 1 कैश फ्लो वाली ट्रांजेक्शन्स को बाहर कर दूं, नहीं, मुझे दोनों ही परेशानी जब तक बाहर नहीं निकलेगी क्लास से मेरी से, जब तक मैं क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल पाऊंगा। यहां तक आ जाओ। अब यहां पर आओ, जो काम की बात है, अभी तक तो मैं केवल मुहावरा पढ़ रहा था। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने बनाया है, इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर दोनों एक्सपेंसेस और दोनों इनकम को मैंने एडजस्ट किया है। एडजस्ट मतलब चाहे मैंने उसे प्लस किया चाहे मैंने उसे माइनस किया। अब मैं अगर बात करता हूं अपने प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, तो फॉर एग्जांपल मैं नॉन कैश एक्सपेंस की बात करता हूं। मेरा ये वाला प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है मेरा जो मुझे क्वेश्चन ने दिया है, भैया ये वाला प्रॉफिट है। अब इस प्रॉफिट को डील करने के लिए मैंने ये कहा कि क्या ये प्रॉफिट सही है, मैंने कहा नहीं सर ये बिल्कुल सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर परेशानी इंक्लूड है, इसके अंदर नॉन कैश एक्सपेंसेस नॉन कैश इनकम इंक्लूड है। अब मुझे उसे क्या करना होगा, बाहर निकालना होगा। बाहर निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, जो भी नॉन कैश एक्सपेंस मैंने यहां गलती से माइनस कर दिया था मैं उसको क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा, है ना। भाई ये नॉन कैश यहां तक पहुंचने के लिए मैंने नॉन कैश एक्सपेंस को
माइनस कर दिया था। भाई आंसर कैसे आया ये, इसमें प्लस करके ये सारी वैल्यूज को प्लस करने के बाद, जैसे आप नॉर्मल आंसर निकालते हो, आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का निकाला, पार्टनर कैपिटल का निकाला, ऐसे तो निकाला है। एक में प्लस, दूसरे को माइनस करने के बाद ये आंसर आ जाता है। तो मैंने क्या कहा, अगर मैं सारे एक्सपेंसेस को प्लस माइनस करने के बाद मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं, तो अगर मैंने इसमें से नॉन कैश एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, तो मैं इस गलती को सुधारने के लिए क्या करूंगा, नॉन कैश एक्सपेंसेस को प्लस कर दूंगा। उसी प्रकार से अगर मैंने नॉन कैश एक्सपेंसेस, नॉन कैश इनकम को यहां पर मैंने प्लस कर दिया था, तो अपनी गलती को सुधारने के लिए मैं नॉन कैश इनकम को माइनस कर दूंगा। नॉन कैश, कैश इनकम नहीं, ध्यान सुनना भाई। जिन लोगों की वजह से मुझे प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं उन्हें क्लास से बाहर क्यों करूंगा। कैश अगर आइटम है आपके पास, चाहे वो कैश की इनकम आई है, चाहे वो कैश की एक्सपेंसेस आया है, अगर वो माइनस है और इनकम प्लस है, तो बिल्कुल बैठे रहो, आप बिल्कुल बैठे रहो, कोई परेशानी नहीं आपकी वजह से। हमें जिन लोगों की वजह से परेशानी है, हमें उन लोगों को बाहर करना है, और वो लोग हैं नॉन कैश। पहले पहले हम एक एक लोग से मिलेंगे। पहले इंसान का नाम है नॉन कैश, तो मैंने उस नॉन कैश वाले का नाम पकड़ा कि भैया जितने भी नॉन कैश एक्सपेंसेस आपने माइनस करे हैं, उन सभी नॉन कैश एक्सपेंसेस को क्या कर दो आप, प्लस। और जितनी भी नॉन कैश इनकम आपने प्लस की है, उसको क्या कर दो, माइनस। जब तो हमारी परेशानी नंबर 1 क्लास से बाहर निकलेगी। ये तो था पहला पॉइंट। अब मैं ब्रॉड कैटेगरी में बात करता हूं, मान लो पहले यहां तक बताओ मुझे, क्योंकि कंफ्यूज हो सकते हो आप, 500% का चांस है आप कंफ्यूज हो सकते हो। पहले मुझे यहां तक बताओ ये डाटा क्लियर है या नहीं है। पहले मुझे सभी बच्चे एक बार ना अपना अपना फीडबैक दो, क्योंकि मैं जब स्टेप बाय स्टेप इसको आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि सारे सभी के सभी बच्चे इसमें 100% डाउन है इस चैप्टर के अंदर। थोड़ा बहुत उन चैप्टर्स का तो माइनर माइनर सा बेसिक आप लोगों को पता था, लेकिन इस चैप्टर का बेसिक बिल्कुल नहीं पता। तो एक बार मुझे ना सभी इसका फीडबैक दो, मैं जब भी आगे बढ़ूंगा फटाफट से एक एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आना चाहिए, एक एक सिंगल सिंगल हैंड का भी। दोबारा बता दो, प्लस और माइनस वाला आइटम प्रॉफिट एंड लॉस का। ओके, कोई बात नहीं, नहीं आया। सुनो दोबारा से, कोई परेशानी, टेंशन ना लो। इस चैप्टर को हमें इतना डीप लेकर चलना है कि अगर ये चैप्टर थोड़ा सा डीप बेसिस पर अगर हमने कवर कर लिया, तो शायद हम इस चैप्टर का थोड़ा थोड़ा आया है सर। हाँ हाँ, मैं समझ सकता हूँ, मैं इसीलिए मैंने रोक दिया था ना टॉपिक यहीं पर, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं इस टॉपिक की एवरेज को और लेकर जाता हूँ, तो ये डेफिनेटली आपको कंफ्यूज करेगा, क्योंकि सभी के सभी बच्चे इसमें बिल्कुल जीरो हैं। जीरो मतलब एक तरह से बिल्कुल सबके लिए ही नया है ये, है ना। कोई बात नहीं, इधर आओ। मैंने ये कहा था कि मेरी क्लास के अंदर दो परेशानी बैठी हुई है। एक परेशानी का नाम है नॉन कैश एक्सपेंस। नॉन कैश एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जिनकी हम कैश में पेमेंट नहीं करते। नॉन कैश एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जिनकी आप कैश में पेमेंट नहीं करते, लेकिन फिर भी वो एक्सपेंस है। अब आप कहोगे सर ऐसे कौन से खर्चे हैं। मान लो मैं ये कहता हूं, मैंने एक फोन खरीदा 20,000 रुपए का, और उसकी वैल्यू घटकर 18,000 रुपए हो गई जब मैं उसे बेचने जा रहा था। तो क्या वो 2,000 रुपए आपने किसी को पेमेंट करे थे जब उसकी वैल्यू डाउन हुई थी? किसी भी कारण से अगर जब उसकी 18,000 रुपए कीमत लगी और आपने उसको 20,000 रुपए में खरीदा, तो 2,000 रुपए का जो आप नुकसान उठा पा रहे हो, तो क्या वो 2,000 रुपए आपने किसी को पे करे थे? नहीं। उसे कहते हैं हम नॉन कैश एक्सपेंस। क्लियर। उसी प्रकार से नॉन कैश इनकम हुआ करती है। नॉन कैश इनकम तो नहीं होती, हम उन्हें नॉन ऑपरेटिंग कैटेगरी में ले आते हैं, लेकिन मैं नॉन कैश इनकम इसलिए ले रहा हूं सो दैट आप अभी जीरो लेवल पर इन वर्ड्स को समझ पाओ कि मैं जो कहना चाह रहा हूं आपसे। ठीक है ना। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि मेरी क्लास के अंदर दो परेशानी है। एक परेशानी का नाम है कैश, नॉन कैश एक्सपेंस या नॉन कैश इनकम।
अगर मैं उन परेशानी को, इसमें से एक परेशानी को अगर मैं अपनी क्लास से बाहर कर दूं, अपने इस कैश फ्लो स्टेटमेंट के चैप्टर से बाहर कर दूं, तो मेरा आंसर आ जाता है, यानी कि मेरा कैश फ्लो पॉइंट करने का टारगेट जो है पूरा हो जाता है। क्वेश्चन के मुताबिक, लॉ के मुताबिक, इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो टकराता है हमारा कैश फ्लो के अंदर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 आता है, जो इस कैश फ्लो को डील करता है। कैश फ्लो को जो डील करता है वो कौन सा स्टैंडर्ड करता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। सुनना सावधानी के साथ। तो जैसे अगर मैंने बताया आपको, अगर मैं उन्हें क्लास से बाहर कर दूं, इसका मतलब मुझे केवल अपनी क्लास के अंदर वही बच्चे रखने हैं जो कैश से रिलेटेड हैं। मुझे अपने इस चैप्टर के अंदर केवल वही आइटम्स को रखना है जो कैश से रिलेटेड हैं, और जो आइटम्स कैश से रिलेटेड नहीं है मैं उन्हें बाहर कर दूंगा। अब पूरी भरी क्लास है आपके सामने 50 बच्चों की। अब 50 के 50 बच्चे मुझे नहीं देखने, मुझे देखने केवल वो बच्चे जो मुझे बाहर निकालने हैं। दैट मीन्स भैया नॉन कैश वाले बाहर आ जाओ बस, और किसी को नहीं देखना। अब अगर कोई पूछते सर हम तो कैश वाले हैं, क्या हम करें कुछ? बैठ जाओ आप, हमें परेशानी नहीं है आपसे। तो जो आइटम्स हमारे कैश से रिलेटेड हैं उन आइटम्स को हम टच भी नहीं करेंगे, और जो आइटम्स हमारे नॉन कैश रिलेटेड हैं हम उन आइटम्स को पकड़ पकड़ के बाहर भगा देंगे। अब बाहर भगाने का मतलब क्या था? पहले मैंने तो उनको एंट्री दी थी, अब मैं ही उन्हें बाहर निकाल रहा हूं। ये है वर्ड। अब आओ प्रैक्टिकल फॉर्म पर। जैसे आपने 11th क्लास के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, तो उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आपने ग्रॉस प्रॉफिट, इनकम यहां पर लिखी थी, चाहे वो रेंट रिसीव हो, चाहे वो इंटरेस्ट रिसीव हो, चाहे वो कमीशन रिसीव हो, कुछ भी रिसीव हो। एक्सपेंसेस में आपने सारे एक्सपेंस लिख दिए थे, तो यानी कि ऑल इनकम और ऑल एक्सपेंसेस आपने लिखने के बाद, सबको प्लस माइनस करने के बाद आपका फाइनल डेस्टिनेशन पर आंसर आ जाता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। ये मेन आंसर आ गया आपका, ठीक है ना? सारे खर्चे माइनस और प्लस, इनकम प्लस करने के बाद आपका जो आंसर आ जाता है वो आ जाता है नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। ये रहा मेरा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। अब यहां से माइनस करने के बाद अब मुझे करना क्या है? ये क्वेश्चन का वो होगा, आपको जो क्वेश्चन गिवन मतलब क्वेश्चन देगा आपको नेट प्रॉफिट। अब सारा काम आपको इस प्रॉफिट पर करना है, जो ये प्रॉफिट हमारा निकल कर आया है। अब ये प्रॉफिट जो निकल कर आया है, इसमें काम करोगे तो प्रॉब्लम क्या आएगी? प्रॉब्लम ये आएगी सर इसमें से हम कैसे छांटे जो नॉन कैश वाले आइटम्स हैं या नॉन कैश वाली इनकम्स हैं, वो हमें छांटना पड़ेगा। उसका भी वजह बताऊंगा। फिलहाल अभी ये समझो कि उन लोगों को हमें करना क्या है जो इलीगल रूप से हमारे क्लास के अंदर बैठे हैं, जो इलीगल रूप से हमारे इस अकाउंट के अंदर बैठे हैं, उन आइटम्स का क्या करना है। आपने पहले जब ये वाला पॉइंट डिस्कस किया था तो डेप्रिसिएशन, ये सारे खर्चों को माइनस किया था, यानी कि इसकी इनकम में से ये सारे खर्चे माइनस करने के बाद आपका नेट प्रॉफिट आया था। इनकम एक्सपेंस माइनस करने के बाद, इनकम में से एक्सपेंस माइनस करने के बाद आपका प्रॉफिट आया था। जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो वैसे ही, ठीक वैसे ही बिल्कुल, ठीक है। अब आपने यही तो गलती करी थी कि इनको मैंने माइनस कर दिया था। अब इस गलती को सुधारने के लिए मैं क्या कर दूंगा? उसे प्लस कर दूंगा। प्रॉब्लम सॉल्व। इस गलती को सुधारने के लिए मैं इसमें से क्या कर दूंगा? इन वैल्यूज को प्लस कर दूंगा। जो गलती मैंने इनकम को प्लस करके कर दी थी, अब उस गलती सुधारने के लिए मैं उस इनकम को क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। प्रॉब्लम सॉल्व। दैट मीन्स, ध्यान से देखना, गलती को सुधारने के लिए मैं केवल नॉन कैश आइटम के कॉलर को पकड़ रहा हूं, बाकी बच्चों को मैं कुछ नहीं कह रहा। 50 बच्चे में से 10 बच्चे ऐसे हैं जो इलीगल हैं, मैंने इलीगल को ही पकड़ा है और इलीगल को ही बाहर निकाला है। 40 बच्चों से मैंने कुछ नहीं करा, यानी कि बाकी आइटम्स को मैं टच भी नहीं करूंगा केवल। यहां तक बात समझ में आई? उसके अलावा अगर मेरी इनकम वाला पोर्शन की मैं बात करता हूं, तो यहां इनकम केवल कैश वाली इनकम ही यहां पर प्लस की जाएगी। नॉन कैश इनकम अगर मैंने गलती से प्लस कर दी थी तो मैं उस गलती सुधारने के लिए क्या कर दूंगा? माइनस। देहात में, ऑकवर्ड में केवल एक साधारण सी बात समझ लो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर जो नेगेटिव शब्द है, लॉस, एक्सपेंसेस, इनको मैं क्या कर देता हूं? प्लस। प्लस, अब प्लस की वजह मैंने आपको बता दी, यह है कारण प्लस करने का। हमसे गलती हो गई थी उन लोगों को, उन चीजों को माइनस करके। अब उस गलती सुधारने के लिए हम क्या कर रहे हैं? उसको प्लस कर रहे हैं। हमसे गलती हो गई थी इनकम को प्लस करके, अब उस गलती सुधारने के लिए मैं इनकम क्या कर रहा हूं? माइनस कर रहा हूं। दैट मीन्स एक
साधारण सी रामबाण आप याद रख लो, जो ये इलाज है इस चैप्टर के अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटी को डील करने का। अभी फिलहाल मैं उस रामबाण पर बहुत काम करना है मुझे, बट फिर भी आप याद रख लो, इस टॉपिक के अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर जो रामबाण साबित होगा, वो जितने भी एक्सपेंसेस, जितने भी लॉस है उसको आप प्लस कर दो, और जितनी भी इनकम या जितने भी गेन या मैं बात करूं तो प्रॉफिट है, उनको आप क्या कर दो, माइनस। अपोजिट याद करो, जैसे हमारे अंदर बचपन से ही एक प्रक्रिया होती है, भैया इनकम को प्लस कर दो, एक्सपेंस को माइनस कर दो, वही काम हम यहाँ उल्टा कर देंगे। उल्टा करने का रीजन मैंने आपको बता दिया, मुझसे गलती हो गई थी उन लोगों को एंटर करवा कर, मुझसे गलती हो गई थी उन लोगों को प्लस कर कर मैंने माइनस कर दिए, इनकम प्लस माइनस हो गई। मुझसे गलती हो गई थी इन लोगों को माइनस करके मैंने इनको प्लस कर दिया। ये कारण है। आइडली आपको ये वाला पोर्शन बनाना नहीं है क्वेश्चन के अंदर, ये पोर्शन नहीं बनाना, ये तो हमें ये वाला क्वेश्चन, हमें ये वाला प्रॉफिट निकाल कर देगा। हमें इस प्रॉफिट पर लड़ाई लड़नी है कि हमें इस प्रॉफिट के अंदर क्या चीज को प्लस करना है और क्या चीज को माइनस करना है। ये तो मेरे लिए सिर्फ 5 मिनट का काम है, इतना बताना क्या प्लस करना है और क्या माइनस करना है। लेकिन जो आधे घंटे से मैं जो सिर मार रहा हूं, वो मार रहा हूं क्यों प्लस करना है और क्यों माइनस करना है, उसका कारण क्या है, ये समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। तो यहां तक अब मुझे बताओ, अगर मैं नॉर्मली ये बात कहूं, जैसे मैंने अभी लिख दिया कि भाई रामबाण तरीका इसका ये है, इसका रीजन पता चल गया, जो मैंने रीजन बताया। अब इसका मुझे फीडबैक दो, क्योंकि आधे से ज्यादा बच्चों ने मुझे नो का ही आंसर दिया था, सर थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है, अब बताओ मुझे सम्यक। शालिनी, प्रेरणा, सब अब मुझे एक बार फाइनली क्लियर करो कि यहां तक का डाटा क्लियर हुआ, सो दैट मैं उसको आगे लेकर चलूं। मैंने अभी ध्यान रखना, अभी अपनी क्लास में से केवल एक इंसान को बाहर निकाला है, और वो उस इंसान का नाम है नॉन कैश एक्सपेंसेस और नॉन कैश इनकम। मैंने इन एक वाले ग्रुप को बाहर निकाला है, जो नॉन कैश वाले ग्रुप हैं। ठीक है ना? ठीक है, अब सुनो, अब मैं यहां से रब कर देता हूं इस चीज को। चलो मैं रब नहीं कर रहा, रुक जाओ। अब मैं दूसरे पॉइंट पर काम करता हूं, जो दूसरा इंसान था, दूसरा ग्रुप, ग्रुप नंबर सेकंड, यानी कि ग्रुप नंबर बी। अब इस पर आओ, हमें इन दोनों ही लोगों को क्लास से बाहर निकालना होगा, ये बात याद रखना। आप कभी सोचो सर नॉन कैश को निकालते बाकी से काम चल जाएगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, हमें दोनों ही लोगों को बाहर निकालना होगा। अब दूसरे लोग का नाम क्या है, दूसरे इंसान का नाम है नॉन ऑपरेटिंग आइटम। अब नॉन ऑपरेटिंग होता क्या है, ये ऑपरेटिंग का मतलब क्या है, हमने बहुत बार ये शब्द सुना हुआ है, ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग। ये ऑपरेटिंग का मतलब क्या है? एक ऑपरेटिंग वर्ड होता है, एक नॉन ऑपरेटिंग वर्ड होता है। एक ऑपरेटिंग शब्द होता है और एक दूसरा शब्द होता है नॉन ऑपरेटिंग। ठीक है, अब ये ऑपरेटिंग शब्द का मतलब क्या होता है? ऑपरेटिंग शब्द का मतलब हो जाता है कंपनी से रिलेटेड जो एक्सपेंस होते हैं, वो नॉन ऑपरेटिंग होते हैं, और जो कंपनी से रिलेटेड एक्सपेंसेस नहीं है, वो नॉन ऑपरेटिंग होते हैं। मैं इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाता हूं, जरा समझना जरा ध्यान से। एक्सपेंसेस से तो आप थोड़ा सा कम समझ पाओगे, थोड़ा लेट समझोगे। मैं इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता हूं आपको। इनकम का पॉइंट क्या कहता है, मान लो मेरा ये इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट से मुझे इनकम मिल रही है। अब इंस्टीट्यूट की इनकम कौन सी इनकम होगी? बच्चों की फीस, और तो कोई है ही नहीं इनकम। समझ रहा मेरे क्वेश्चन को, वर्ड्स को मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि मैं ये कह रहा हूं आपसे कि मान लो मुझे इंस्टीट्यूट से इनकम मिल रही है, और इंस्टीट्यूट की इनकम मेरी कौन सी इनकम होगी? जो बच्चों से फीस मिल रही है मुझे, वही मेरे इंस्टीट्यूट की इनकम है। लेकिन मैं ये कह दूं कि मुझे मेरा एक प्लॉट खाली पड़ा है साइड में, और मुझे वहां से 10,000 रुपए किराया आ रहा है, तो क्या मेरी वो इंस्टीट्यूट की इनकम है? नहीं।
समझ गए ना एग्जाम्पल को? भाई मेरी इंस्टीट्यूट की इनकम वो इनकम है जो आप लोग मुझे फीस पे कर रहे हो, ये मेरी इंस्टीट्यूट इनकम है, ये मेरी ट्यूशन फीस है, लेकिन ये मेरी बिजनेस इनकम है। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि मेरा एक खाली प्लॉट पड़ा हुआ है वहीं कहीं दूसरे गांव देहात में या मुझे आस पड़ोस में, मुझे वहां से 10,000 रुपए मुझे हर महीने किराया मिल रहा है, पूरे साल में मुझे 1,20,000 रुपए किराया मिल जाता है, तो क्या वो मेरी इंस्टीट्यूट की इनकम हुई या नहीं? आप कहोगे नहीं हुई सर। आप इस बात को आप भी समझते हो कि आप समझदार हो सब। क्यों नहीं हुई? क्योंकि मैं उस इंस्टीट्यूट को चला नहीं रहा, मतलब वो एक खाली प्लॉट पड़ा हुआ है, उस खाली प्लॉट के रेंट का हमारे इंस्टीट्यूट से क्या संबंध है? मतलब वो मेरी बिजनेस इनकम नहीं हुई। इनकम तो हुई, मेरी बिजनेस इनकम नहीं हुई। अब अगर वो बिजनेस इनकम ही नहीं हुई, अब मैंने क्या करा था, यहां आ जाओ। अब अगर वो मेरी बिजनेस इनकम नहीं है, तो मैं उसको क्या नाम दूंगा अपनी भाषा में? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। क्या नाम दे रहा हूं मैं उसको? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। समझ गए? नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम वो इनकम होती है जो बिजनेस से कनेक्टेड है ही नहीं, लेकिन वो रिसीव हो गई, उसे कहते हैं हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस पर आ जाओ। मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस पर आओ। मान लो अब रेंट की बात करता हूं मैं। अब देखो, अब नॉन ऑपरेटिंग इनकम थी तो मैं उसे टच करूंगा कि भाई तेरी वजह से मुझे परेशानी हो रही है, तू निकल पहले बाहर। जिसकी वजह से मुझे परेशानी होगी, मैं उस चीज को बाहर निकाल दूंगा। मुझे पता चला रेंट रिसीव हुआ है, मुझे पता चला डिविडेंड रिसीव हुआ है। इंस्टीट्यूट के ही पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं एक इंस्टीट्यूट ओनर हूं। मैं ये कह रहा हूं मुझे रेंट रिसीव हुआ है, मैं ये कह रहा हूं मुझे डिविडेंड रिसीव हुआ है, मैं ये कह रहा हूं मुझे इंटरेस्ट रिसीव हुई है। ये सारी इनकम, ये सभी इनकम हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। मेरी इनकम केवल और केवल एक ही ऑपरेटिंग इनकम है, वो है आप लोगों के द्वारा दी हुई फीस। अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी को आप ये कह सकते हो कि सर आपके इंस्टीट्यूट की इनकम ही तो है ये, तो मैं उसे प्लस करने को तैयार हूं। क्या आप ये कहोगे कि मैंने किसी को लोन दे रखा है और उस लोन से मुझे ब्याज मिल रहा है? क्या आप ये कहोगे कि मेरे मुझे खाली प्लॉट पड़ा है उससे मुझे रेंट मिल रहा है? या आप मुझसे ये कह सकते हो कभी कि भाई मुझे कोई कमी, मैंने किसी का काम कराया और मैंने वहां से कमीशन ले लिया? क्या मैंने कोई शेयर परचेज कर रखे हैं, वहां से कंपनी मुझे डिविडेंड दी? कि क्या मेरे लिए आप दिमाग से सोच पा रहे हो कि मैं, मेरे लिए इंस्टीट्यूट इनकम है या नहीं? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब नहीं है तो मैं इसे क्या कंसिडर कर रहा हूं? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। क्या कंसिडर कर रहा हूं? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब मुझसे क्या गलती हुई थी इस, क्योंकि अब चाहे इनकम ऑपरेटिंग हो चाहे इनकम नॉन ऑपरेटिंग हो, मैंने तो सभी इनकम को यहाँ प्लस माइनस प्लस कर दिया था। सभी इनकम्स को मैंने यहाँ प्लस किया था, चाहे वो ऑपरेटिंग है चाहे फिर वो नॉन ऑपरेटिंग है। अब मुझे पता चला कि सर वो तो नॉन ऑपरेटिंग है, तो मेरी जो मुझसे गलती हुई थी वो गलती क्या थी? मैंने इसको प्लस कर दिया था यहाँ। अब उस गलती सुधारने के लिए मैं उस इनकम को क्या कर दूंगा? माइनस। क्या कर दूंगा उस इनकम को मैं? माइनस। अब मैं बात करता हूं ऑपरेटिंग एक्सपेंस के ऊपर। पहले ऑपरेटिंग इनकम का बताओ मुझे, ये डाटा क्लियर है या नहीं है, फिर मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस को लेकर जाता हूं। हम दोनों ही चीजें कंसिडर कर रहे हैं यहां पर, एक्सपेंस को लेकर भी और इनकम को लेकर भी। पहले इनकम का मुझे कंसिडर करो सारे सारे सभी बच्चे कि ये डाटा इनकम का क्लियर हुआ या नहीं हुआ। स्टेप बाय स्टेप ही मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मैं बहुत आगे बढ़ जाता हूं फिर आप कहते हो सर ये वाला टॉपिक क्लियर नहीं हुआ, तो उस टॉपिक को फिर मुझे दोबारा से रिप्ले करना पड़ता है। बोलो बेटा। एक एक सिंगल हैंड का मेरे पास मैसेज आ जाए ये कहने के लिए सर हो गया क्लियर, नहीं हुआ क्लियर तो मुझे बताओ। फटाफट 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 जल्दी जल्दी से बोलते चले जाओ। इसके बेसिक को क्लियर करने में ही मुझे 2 दिन लगेंगे। आधे घंटे में 15 मिनट में इसका बेसिक क्लियर होने वाला चैप्टर नहीं है, लेकिन अगर एक बार इस चैप्टर का बेसिक क्लियर हो गया उसके बाद इस चैप्टर को पूरा करना हमारे लिए 3 से 4 दिन का काम हो जाता है, केवल 3 से 4 दिन का। जल्दी से फटाफट मुझे सभी मैसेज करो।
हो गया क्लियर? चलो शाबाश, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये तो था मेरा पहलू एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम का। ठीक है, अब बात करते हैं हम नॉन ऑपरेटिंग या ऑपरेटिंग एक्सपेंस के बारे में। अब सुनना मेरे वर्ड्स को ध्यान से। ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब क्या हो जाता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब हो जाता है जो मेरे इंस्टीट्यूट से, मैं इंस्टीट्यूट का ही एग्जांपल ले रहा हूं, इंस्टीट्यूट से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं जो। अब इंस्टीट्यूट से रिलेटेड एक्सपेंसेस कैसे होंगे? सर आप इंस्टीट्यूट का रेंट पे कर रहे हो, तो ये रेंट पेड मेरे लिए ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। देखो जरा ध्यान से, ये दोनों एक ही फैमिली के मेंबर हैं। रेंट रेंट एक ही फैमिली के मेंबर है, एक बहन और एक भाई, बट स्टिल फिर भी इन दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा है। 36 का आंकड़ा क्यों है? क्योंकि एक रेंट रिसीव अपने आप को कहता है मैं नॉन ऑपरेटिंग हूं, और एक रेंट पेड अपने आप को कहता है मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस हूं। एक की वजह से हमें परेशानी हो रही है क्योंकि वो नॉन ऑपरेटिंग है, लेकिन एक की वजह से हमें कोई परेशानी नहीं हो रही क्योंकि वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। भाई मैं जिस इंस्टीट्यूट को चला रहा हूं, मैं जिस बिजनेस को चला रहा हूं, उस बिजनेस का मैं रेंट पे करूंगा। अब उस बिजनेस का अगर मैं रेंट पे कर रहा हूं तो वो मेरे लिए बिजनेस एक्सपेंस है। क्यों? क्योंकि मैं उस बिजनेस को चला रहा हूं। अगर मैं ये कह दूं कि मैंने डिविडेंड पे कर दिया, क्या मैं ये बात कह दूं मैंने कोई लोन लिया और लोन की मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, तो वो मेरे लिए ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है। क्या नहीं है? वो मेरे लिए ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे लिए ऑपरेटिंग एक्सपेंस केवल और केवल वो एक्सपेंस है जिसकी वजह से मेरी फर्म चल रही है, और वो उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस, इंस्टीट्यूट से रिलेटेड एक्सपेंसेस ही हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं। उसके अलावा इंस्टीट्यूट से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस नहीं है वो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं होते। मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे कि मैं अगर इंस्टीट्यूट का रेंट पे कर रहा हूं, तो वो इंस्टीट्यूट का जो रेंट होगा वो मेरे बिजनेस का एक्सपेंस है। उस इंस्टीट्यूट से रिलेटेड इलेक्ट्रिसिटी उसके बिजनेस एक्सपेंस है। उस इंस्टीट्यूट से रिलेटेड जो स्टेशनरी आ रही है वो इंस्टीट्यूट का एक्सपेंस है। अगर मैं इंस्टीट्यूट के एम्प्लॉय को सैलरी पे कर रहा हूं, इंस्टीट्यूट का एक्सपेंस है। अगर मैं ओवरऑल बात करता हूं, इस वर्ड को मैं हटा देता हूं अब, है ना, ये वाला पोर्शन तो आपको क्लियर हो ही गया है ना। ठीक है, अब मैं नॉर्मली जैसे बात करता हूं, वन वर्ड में बात करता हूं, जैसे मैंने बताया ना, कई नाम आपको बताए। इंस्टीट्यूट के रिलेटेड रेंट, अगर मैं वहां के एम्प्लॉय को सैलरी पे कर रहा हूं, मैं वहां की इलेक्ट्रिसिटी पे कर रहा हूं, वहां की स्टेशनरी आ रही है, वहां की कोई और ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है, ये सभी एक्सपेंसेस हमारे इंस्टीट्यूट के हैं। इन सभी एक्सपेंसेस को मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस का नाम दे रहा हूं। इसका मतलब हम इनसे कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे इनसे। ठीक है, अब अगर मैं एग्रीगेट फॉर्म में बात करूं कि सर हमें एक वर्ड ऐसा बता दो जिस वर्ड में हम इन सभी चीजों को समा सकें, जैसे कि आपने हमें रिजर्व एंड सरप्लस का नाम बता दिया, रिजर्व एंड सरप्लस में सारे रिजर्व आ गए, तो हमें एक ऐसा शब्द बताओ जिस शब्द से हम ये पता लगा सके कि ये सभी एक्सपेंसेस इस कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। जैसे उन शब्द के नाम है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस।
इन सभी एक्सपेंसेस जो होते हैं, है ना, ये तो हमारे एक्चुअली इस एक्सपेंसेस के अंदर ही ये सभी आ जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको, ऑफिस की स्टेशनरी, ऑफिस की सैलरी, ऑफिस का कोई वर्कलोड, ठीक है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, या मैंने कोई सैलरी की बात करी, इस तरह सारी चीजें, है ना। लाइक मैं अब इंडिविजुअल नाम लिखता हूं, जैसे मैंने सैलरी पे करी, मैंने कोई रेंट पे किया, मेरा कोई एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हो गया, या मेरा कोई, जैसे मैंने ऊपर नाम लिख दिया, सेलिंग एक्सपेंसेस हो गया, या मैंने कोई लग दिया ऑफिस एक्सपेंसेस हो गया। ये सभी एक्सपेंसेस जो होते हैं, ये सभी हमारे कौन से एक्सपेंसेस हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कौन से एक्सपेंसेस है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब मैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस की बात करता हूं। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की मैं बात करूं, मैंने लोन लिया हुआ है और उस लोन की मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूं। मैंने लोन लिया हुआ है और मैं उस लोन की इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, तो ये हमारे लिए कौन सा एक्सपेंस हो गया? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, मैं इनको लिखता हूं। जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन, मैंने लोन लिया हुआ है, उस लोन पर मैं ब्याज पे कर रहा हूं, ये मेरे लिए नॉन ऑपरेटिंग कौन सा एक्सपेंस हो गया। मैं कोई डिविडेंड पे कर रहा हूं, ठीक है। फिलहाल अब इन दोनों को रोको आप, फिर उसका तीसरा नाम दूंगा मैं। इंटरेस्ट ऑन लोन या डिविडेंड पेड। रेंट पेड का आप प्लस मत कर देना, इस बात का विशेष ध्यान रखना। कभी सोचो सर रेंट रिसीव तो हम माइनस कर रहे हैं, हम रेंट पेड को प्लस कर दें, नहीं करना। उसकी वजह मैंने पहले बता दी। मैं 15 मिनट से केवल रेंट पेड की ही लड़ाई लड़ रहा हूं, इसके अलावा मैंने कोई और लड़ाई नहीं लड़ी। ठीक है ना। चलो, तो ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को मैं क्या कर दूंगा? प्लस। अब अगर मैं एक कॉमन एरा में बात करता हूं, अब मैं सब चीजें हटा देता हूं, यहां से सब हटा देता हूं। ये सब चीजें मैंने आपको समझा दी प्रॉपर तरीके से, और आपने समझ ली, आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड हो गई वो चीजें। ठीक है। चलो, अब जैसे इसी चीज को मैं हटा देता हूं यहां से, है ना, ये रामबाण वाली बात हटा देता हूं, इसको मैं रामबाण में के नाम से ही अब साफ सी जगह पर लिखता हूं। अब तक तो हमने ऐसी भीड़ में लिख दी थी ये बात, इतनी इंपॉर्टेंट बात को हमने ऐसे ही भीड़ में डाल दिया। अब मैं आपके सामने इसलिए दोबारा इस वर्ड को यूज कर रहा हूं, रामबाण को। ये रामबाण क्या कहता है कि केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर ही इस प्रकार की फैसिलिटी इंक्लूड है कि जो भी मेरा एक्सपेंस होगा, जो भी मेरा लॉस होगा, उसको मैं क्या कर दूंगा? प्लस। जो भी मेरा एक्सपेंस होगा या जो भी मेरा लॉस होगा, उसको मैं क्या कर दूंगा? प्लस। या फिर जो भी मेरा प्रॉफिट होगा, जो भी मेरी इनकम होगी, या जो भी मेरा गेन होगा, उससे मैं क्या कर दूंगा? माइनस। जैसे नॉर्मल सी बात देखो, हमने अपनी एसेट्स बेच दी, सेल ऑफ एसेट्स। ठीक है ना। देखो, अब मैं इंडिविजुअल इंडिविजुअल वर्ड्स अगर मैं आपके सामने इस्तेमाल करने लगूं, तो बहुत सारे शब्द हैं ऐसे, लेकिन कोई भी नया वर्ड अगर ऐसा आ जाए, तो आप जरा समझने की कोशिश करना कि क्या ये ऑपरेटिंग है या नहीं है। आप अपने दिमाग में एक बिजनेस रखो, वो रखो इंस्टीट्यूट का। अब मैंने अपनी कोई एसेट्स बेच दी, मान लो मेरे पास फर्नीचर है, कोई टेबल है, बहुत महंगी टेबल है, बहुत महंगी चेयर है, वो मैंने बेच दी। तो बेचने के बाद क्या वो उससे आने वाला प्रॉफिट या उससे होने वाली इनकम मेरी बिजनेस की इनकम बनी? नहीं बनी। कॉमन सी बात है, उससे आने वाला प्रॉफिट और उससे आने वाला लॉस, ना ही मेरा बिजनेस का इनकम, ना ही मेरी बिजनेस की इनकम बनी, और ना ही मेरी बिजनेस का एक्सपेंस बना। ठीक है ना। ना तो मुझे इससे इनकम हुई, सॉरी, ना तो मेरे लिए बिजनेस का एक्सपेंस बना, ना ही मेरे लिए बिजनेस की इनकम बनी।
तो असेट्स को बेचने से चाहे मुझे प्रॉफिट हो और एसेट्स को बेचने से चाहे मुझे लॉस हो, ये नॉन ऑपरेटिव में कंसिडर करे जाएंगे, नॉन कैश में तो काउंट करोगे नहीं आप। तो लॉस तो नजर आ रहा है आपको, लॉस प्लस कर दो और प्रॉफिट माइनस कर दो। मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी जहां से शुरू होगी और जहां पर ये खत्म होगी, समझो इस बात को मेरी को, एक शब्द लास्ट वाली मैं लाइन बता रहा हूं केवल, ऑपरेटिंग एक्टिविटी जहां से शुरू होगी और जहां पर ये खत्म होगी वहां तक आपको केवल एक ही फॉर्मूला इसके अंदर अपनाना है कि इसमें वही रामबाण वाला तरीका कि जिस भी नेचर का एक्सपेंस है और किसी भी तरह का लॉस है तो आप उसे प्लस कर दो, और अगर उसमें प्रॉफिट हुआ है, इनकम हुआ है या कोई गेन हुआ है, पॉजिटिव नेचर वाले आइटम्स को आप माइनस करो और नेगेटिव नेचर वाले आइटम को आप प्लस करो। लेकिन प्लस करने कौन से हैं इस बात का विशेष ध्यान रखना। पता चले आप नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस पता चले आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस को भी माइनस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस को प्लस कर दो या ऑपरेटिंग इनकम को माइनस कर दो, प्लस कर दो, ये पसंद ना बने। ऑपरेटिंग एक्सपेंस को कहीं आप ऐसा मत सोचना सर ये एक्सपेंस दे रखा है हम इसे प्लस कर दें, या फिर ये इनकम दे रखी है हम इसे माइनस कर दें। आपने तो कहा था, नहीं मैंने ये थोड़ी नहीं कहा था सबको कर देना। मैं ये कह रहा हूं जो नॉन ऑपरेटिंग आइटम है या नॉन कैश आइटम है उनकी पॉजिटिविटी को, अगर वो पॉजिटिव्स हैं तो आप उन्हें माइनस करो और अगर वो नेगेटिव्स हैं तो आप उन्हें प्लस करो। ये वाला शेड्यूल हमें लेकर चलना है। यहां तक का दायरा अपनी नोटबुक में नोट करके अब बताओ कि क्या प्रॉब्लम आई है इस यहां तक के पहुंचने में, फटाफट से बताओ। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जो हमारा बेसिक कंसेप्ट है वो कल खत्म होगा, केवल कंसेप्ट। मोस्ट प्रोबेबली हम परसों से क्वेश्चन अटेंड कर पाएंगे क्योंकि मैं बिना बेसिक्स के नहीं जा सकता आगे। तो यहां तक बताओ मुझे, किसी भी बच्चे को अगर